जो हम अक्सर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर खेलिए, हाँ जी, बिल्कुल। इसका आंखों की रोशनी से क्या कनेक्शन है? इम्पॉर्टेंट रीजन तो स्क्रीन टाइम हो गया आपका। नाउ ब्लिंकिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आईज। हर बच्चे से ये पूछती हूँ, आप कुछ खेलते हो? चश्मे की जरूरत लग रही है, ये कैसे पता चलेगा? कितने पेशेंट्स आते हैं जिनका हाई नंबर्स होते हैं एंड दे हैव नेवर यूज्ड ग्लासेस। कैंडल एक्सरसाइजेस, उससे चश्मे का नंबर चल जाएगा। सो दीज आर बिग मिथ्स। आप ब्लू लाइट ग्लासेस, ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनेंगे तो आपका यू आर प्रोटेक्टिंग योर रेटिना। That's not true. बहुत मुश्किल है लेसिक करवाना, और एक बार करवा लिया तो कितने टाइम तक चलेगा? जी, सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपने किस एज में करवाया। आपको लगेगा भी नहीं कि विद इन 2 वीक्स की मैंने कुछ कराया भी था। आपके बाल सफ़ेद हो गए ना, तो कैटरैक्ट भी आएगा ही। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप कब तक आंखों के चश्मे से बच सकते हैं, बच भी सकते हैं या नहीं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, खुद मैंने चश्मा लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी चश्मा लगाना ज़रूरी हो जाता है, और ऐसे समय में अगर आप आंखों के चश्मे को टालते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है। हमारे साथ आज डॉक्टर श्रेया सरदाना पुरंग हैं, जो कि सरदाना आई इंस्टीट्यूट में एक सर्जन के तौर पर काम कर रही हैं और सालों से अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोगों को देख रही हैं जो ये सोचकर चश्मा नहीं लगाते कि लगाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। डॉक्टर सरदाना, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बच्चे कितने आते हैं आपके पास? सबसे पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में वही ज्यादा चश्मे का नंबर लेकर फिर आपके पास आते होंगे। बिल्कुल। आजकल इफ़ यू सी, जो मायोपिया है, जो कि माइनस का नंबर है, ये आजकल नया एक कहेंगे हम, दिस इज़ द न्यू पैंडेमिक, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज एज वेल। और देखा गया कि एशियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली, जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर, ताइवान, इन सब कंट्रीज में भी जो प्रेवलेंस है मायोपिया का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में। तो इसका रीज़न ये देखा गया है कि जो रीडिंग आवर्स हो गए या फिर लैपटॉप स्क्रीन का जो यूजेज है, नियर वर्क यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन सब बच्चों में, जिसकी वजह से एक मायोपिक शिफ्ट देखा गया है in early ages. So in lot of schools in Singapore and China, even in India, they are bringing about a change in the curriculum, ताकि बच्चों में एटलीस्ट 1 hour to 2 hours एक आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर प्ले इनकलकेट किया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जो आपका प्रोग्रेशन है नंबर का, द रेट ऑफ प्रोग्रेशन विल रिड्यूस एंड इवन द ऑनसेट विल बी डिलेड। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपको नुकसान कर रही है। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, पढ़ाई के अलावा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन या और भी कोई स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन्स आपको कितना नुकसान कर रही हैं। उसी से बचाने के लिए ये बात हो रही है कि स्पोर्ट्स का टाइम, आउटडोर एक्टिविटी का टाइम बढ़ाया जाए। अब इसका कनेक्शन क्या है, ये समझते हैं। लक्ष्य, ये जो हम अक्सर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर खेलिए, हाँ जी, बिल्कुल, इसका आंखों की रोशनी से क्या कनेक्शन है? बेसिकली देखा गया है कि आपका जितना ज़्यादा नियर वर्क होगा, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ नियर वर्क अगर ज़्यादा हैं तो आई की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फोकस करेंगी, विच इन टर्न अफेक्ट्स द साइज ऑफ द ग्रोथ, साइज ऑफ द आई, जो आंख की ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है। ये ऐसा देखा गया है। तो अगर आप बाहर जाके प्ले करेंगे या बाहर आप नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, यू विल लुक एट अ डिस्टेंस विच विल रिलैक्स द मसल्स and it will help in reducing the you can say the progression. मैं नहीं कहूँगी कि आपका चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, बट जो प्रोग्रेशन है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, just 1 hour of play outdoors can reduce the progression or the onset of number by 14% in children, which is a huge percentage. Just 1 घंटा आप सनलाइट में, बाहर डे लाइट में जाके खेलें तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। सो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, इनफैक्ट मैं हर बच्चे से ये पूछती हूँ, आप कुछ खेलते हो? व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स? डू एंगेज योर सेल्फ इन सम एक्टिविटी, सम आउटडोर एक्टिविटी। चाहे आप जाके फ्री प्ले करो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इम्बाइब करो, बट ज़रूर मतलब पढ़ाई अपनी जगह है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट आउटडोर एक्टिविटी नॉट ओनली इज़ गुड फॉर योर आइज बट ऑल्सो इट रिफ्रेशेज द माइंड साइकोलॉजिकली। एक मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। आई एम श्योर इट्स नॉट अबाउट द बुक्स। अभी बच्चे बुक्स से ज़्यादा स्क्रीन में एग्जैक्टली बिजी हैं, तो अगर उस टाइम को कम कर दें तो खेलने का टाइम भी मिल ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
चाहे बोर्ड गेम्स खेलें, बट फिर भी स्क्रीन टाइम से एक तो मेंटली भी मुझे लगता है, एक साइकोलॉजिकली बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, एक मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। एंड जितना आप नियर फोकस करोगे उतना आपकी आई की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, और जैसे ही आई की लेंथ बढ़ती है तो उसमें माइनस नंबर के बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ फिनोमिना नोन एज डिजिटल आई स्ट्रेन और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो आजकल बच्चों में देखा जा रहा है। पहले ये चीज़ एडल्ट्स में देखी जाती थी, जो आईटी इंडस्ट्री में है, जिनका लैपटॉप वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत घंटों के लिए। बट नाउ वी आर सीइंग सो मच ड्राइनेस एंड स्ट्रेन के जो कंप्लेंट्स हैं इन यंगर जनरेशन, यंगर पॉपुलेशन ऑल्सो। ओके, मोबाइल फ़ोन के नुकसान पर तो लंबी बात करने की ज़रूरत है। आपने जैसे कहा 1 घंटा बाहर खेलें तो कुछ भी खेलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है एनीथिंग, बट यू बी देयर इन द डे लाइट। ओके, विच इज़ एंड फोकस, क्योंकि क्या होता है जब आप बाहर होते हैं आप दूर का डिस्टेंस की तरफ फोकस करते हैं, तो व्हेन यू फोकस एट अ डिस्टेंस तो आपकी आईज की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं, डी स्ट्रेस होती हैं, जिसकी वजह से जो नंबर का प्रोग्रेशन है, अगर आपको चश्मा लग गया है तब भी वो हेल्प करेगा, और अगर नहीं लगा है तो ऑनसेट को डिले करेगा, या हो सकता है आपको ना भी लगे। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो कितना भी दूर चले जाएं आप पास ही में हैं। हाँ, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली दिस इज नियर वर्क ओनली, दिस इज़ नियर वर्क ओनली। तो आपको इससे भी दूर होने की ज़रूरत है और दूर देखने की भी ज़रूरत है। वो आपकी आंखों के लिए कितना हेल्प करेगा, डॉक्टर श्रेया ने हमें समझाया है। इनफैक्ट हाँ सर, ये कल्प्रिट आ ही गया है हाथ में। तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आंखों का कितना नुकसान करती है? सी मोबाइल फ़ोन्स में एक तो डिजिटल आई स्ट्रेन जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू हो गया है इन ऑल एज ग्रुप्स, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो कोई एल्डरली पर्सन हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चा हो, सब में ही ये इश्यूज आ रहे हैं। सो पेशेंट्स कम विद फटीग, थकान आंखों में, फ्रेशनेस ना होना, हेडेक्स होना, स्टिंगिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होना। देन बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली आप ब्लिंक कम करते हो। नाउ ब्लिंकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आईज, क्योंकि हमारे आईज में एक लिड्स के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं हम ऑयल ग्लैंड्स या फिर मेमोबियन ग्लैंड्स। तो जब आप ब्लिंक करते हो वो ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं और उनमें से एक ऑयल सिक्रीशन होता है विच इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द टीयर्स। अब आप जैसे कोई जॉइंट्स हैं उनमें आपको लुब्रिकेशन चाहिए जी, सो ऐसे ही आईज में भी लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द आईज। और वो लुब्रिकेशन पलकों को झपकाने से आता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे जो ऑयल सिक्रीशन है आईज में वो पलकों को झपकाने से आता है। अब आप कॉन्स्टेंटली अगर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ब्लिंक कम करेंगे। अब ब्लिंक कम करेंगे तो वो ऑयल सिक्रीशन कम होगा एंड यू विल हैव मोर ड्राइनेस। सो देन ड्राइनेस सेट्स इन। सो ड्राइनेस के सिम्टम्स जैसे स्टिंगिंग, बर्निंग, आपको इरिटेशन होना, थकान सी महसूस होना, फटीग आईज में, ये सब प्रॉब्लम्स आती है, हेडेक्स। सो दीज आर द कंप्लेंट्स ऑफ ड्राइनेस। तो क्या आप ये टिप देंगी कि लोग डेलिबरेटली अपनी पलकों को झपकाएं, उससे फायदा? यस, इट इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइजेस, आई एक्सरसाइजेस है। यू कैन स्क्वीज योर आईज, थोड़ा प्रेशर से स्क्वीज करिए आईज को 10-15 टाइम्स, पुट अ रिमाइंडर, या आप दिन में 2-3 बार करिए। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू एंड बेसिकली वॉलंटरीली आपने ब्लिंक करना है। सोचिए पलकों को झपकाना लोग भूल गए हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से, उसके लिए रिमाइंडर लगाने पड़ रहे हैं। एक डेटा ये कहता है कि पहले लोग 1 मिनट में 16 से 20 बार पलके झपकाते थे, वो टाइम अब घटकर 1 मिनट से 7 या 8 बार हो गया है। तो अगर वो आधे से भी कम हो गया है, आप पलके झपका नहीं रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि आपकी आंखों में नमी यानी लुब्रिकेशन कम हो रही है। ड्राई आइज की जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उसके पीछे भी फिर मोबाइल फोन को हम जिम्मेदार मान सकते हैं? इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, इट्स नॉट द ओनली रीजन, इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग। बहुत सारे कारण हैं जो ड्राइनेस कॉज करते हैं। सो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन तो स्क्रीन टाइम हो गया आपका। दूसरा हो गया अगर आपका वाटर इनटेक कम है, स्पेशली जैसे ही विंटर्स आती हैं सबका वाटर इनटेक कम हो जाता है। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आप एक फ़ोन पे टाइमर लगा लो, कीप सिपिंग इन वाटर, कीप अ बॉटल नेक्स्ट टू यू। अगर आपने हीटर ऑन किया हुआ है या अगर समर्स में एसी है तो जो वेंट है एसी का, या अगर आप कार में हो, द वेंट शुड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर आईज डायरेक्टली, उससे भी ड्राइनेस होती है। ओके, या
एंड देन डाइट ऑल्सो प्लेज अ रोल, लाइक omega-3 फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन ए, विटामिन सी या लूटिन रिच डाइट्स हो गई, दे ऑल्सो हेल्प इन ड्राइनेस. देन इन दिल्ली बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स इतने ज़्यादा हैं, केमिकल्स हैं, सो उससे एलर्जीज, ड्राइनेस, these are very common problems. So these are multifactorial, and also if you have some systemic problem, जैसे किसी को rheumatoid arthritis है, या आप कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, इन सब से भी आईज में ड्राइनेस देखी गई है. ओके. आँखों की ड्राइनेस के लिए बहुत सारे लुब्रिकेंट्स आते हैं मार्केट में, अलग अलग नाम से आते हैं. हाँ जी. और लोग उसको OTC बेसिस पे जाके ओवर द काउंटर लेते हैं और डाल लेते हैं. कैसी ये प्रैक्टिस को आप कैसे देखेंगे? सी ओवर द काउंटर अगर आप सिर्फ यू आर श्योर कि इट इज़ अ लुब्रिकेंट, उसमें कोई स्टेरॉइड कंपोनेंट नहीं है, देन इट इज़ फेयरली सेफ, ऐसा कोई इशू नहीं है. सो अगर आपको इनिशियल फेजेस में आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है ड्राइनेस की, तो यू कैन टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स, जैसे जिसमें CMC है या PEG, ये सब कॉम्पोजिशंस होती हैं. आप वो यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच यू कैन डू, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स. तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, लाइक आपका स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो 1 arm डिस्टेंस होना चाहिए. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज 20-20-20 रूल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि आप हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को देखें विच इज़ 20 feet अवे फ्रॉम यू. सो दिस विल रिलैक्स योर मसल्स. फिर जैसे मैंने कहा पहले कि पानी पीते रहिए, वॉलंटरीली आप आइज़ को ब्लिंक करिए. सो दीज आर सर्टन ergonomics बेसिकली दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. आँखों की भी एक्सरसाइज होती है, आँखों को भी पानी की ज़रूरत होती है. ये कनेक्शन आज आपने हमें समझाया. बिल्कुल बिल्कुल. आँखों में वैसे सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है, तो ऐसे माना जाना चाहिए कि आँखों को पानी की ज़रूरत होती है. लोग पानी कम पीते हैं, उससे ड्राई आइज हो जाती है. जैसे आप ड्राई स्किन आप देखते हो, हाँ. बहुत लोगों को होती है हाँ. ड्राइनेस, तो ऐसे ही आइज के लिए भी वाटर इनटेक इज इम्पॉर्टेंट. 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर सबको ट्राई करना चाहिए. जैसे आपने कहा आँखों को लगातार ब्लिंक करना चाहिए. 20-20-20 जो रूल है वो फॉलो करना हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर की चीज़ को देखना है. बिल्कुल. ये एक एक्सरसाइज हुई. बहुत बार हम देखते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक वो फोकस एक्सरसाइज भी बताते हैं, वो भी सभी के लिए है? नॉट फॉर ओल्डर एज ग्रुप्स. अच्छा. यंगर एज ग्रुप्स में जैसे छोटे बच्चे हैं जिनकी आई मसल्स आर वीक, उनको हम ये एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं. जिनके चश्मे के नंबर है, दे कैन यूज दीज एक्सरसाइजेज. बट ऐसा नहीं है कि उनको एक्सरसाइजेज करने से चश्मे का नंबर चला जाएगा. या एक बीच में आया था कि आप कैंडल को देखते रहिए, कैंडल एक्सरसाइजेज, उससे चश्मे का नंबर चला जाएगा. सो दीज आर बिग मिथ्स. अच्छा. या तो कैंडल को देखने से नहीं जाता? बिल्कुल भी नहीं. इंस्टाग्राम भरा हुआ है बिल्कुल भरा हुआ है ये कि कैंडल लगाओ, उसे देखते रहो, चश्मा हटाओ. देयर आर नो नेचुरल वेज टू रिमूव स्पेक्टिकल्स. यानी चश्मा ना कोई आयुर्वेदिक, ना कोई होम्योपैथी, ना कोई एक्सरसाइजेस. अगर आपको चश्मे का है नंबर, आपको लगाना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ वे आउट. ओ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अच्छा अभी तो नंबर आया, थोड़ा सा ही है, अभी लगाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, तो थोड़ा रुक के लगाते हैं. दैट इज अगेन अनदर मिथ. नंबर आ गया तो लगा लो. नंबर आ गया तो बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इवन अ स्मॉल नंबर 0.5 अगर आपका सिलिंड्रिकल नंबर है जो कि एक एक्सिस पे होता है, उससे भी हेडेक होने के चांसेस होते हैं और बाकी सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं. एंड स्पेशली फॉर अ चाइल्ड, अगर क्लासरूम में अगर आपका आधा नंबर या एक नंबर भी है, विच इज़ अ फेयरली स्मॉल नंबर, बट उसमें भी अगर बच्चा पीछे बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिखेगा और आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे की जो क्लास में परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो रही है. सो चश्मा लगाना बहुत ही ज़रूरी है. और मैंने ऐसा भी देखा है, हम देखते हैं, मतलब इट इज़ शॉकिंग फॉर अस ऑल्सो, कितने पेशेंट्स आते हैं जिनका हाई नंबर्स होते हैं एंड दे हैव नेवर यूज्ड ग्लासेस बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड विजन. उनको आदत हो जाती है वैसा देखने की. एंड व्हेन दे वेयर ग्लासेस, तो उनको लगता है कि दिस इज अनदर वर्ल्ड, वी एंटर्ड अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी खराब विजन के साथ चल रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है दिस इज ओनली नॉर्मल. उन्होंने यही देखा है ना शुरू से, उन्होंने कभी लगाया ही नहीं चश्मा. हमारे खूबसूरत पॉडकास्ट और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जब आपको चश्मे की ज़रूरत लगे तो चश्मा ज़रूर लगाएं. चश्मे की ज़रूरत लग रही है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत लोगों को तो ये लगता ही नहीं है ना कि विजन ख़राब है, तो कैसे किसी इंसान को ये पता चलेगा कि अब उसे नॉर्मली जो मायोपिया होता है उसको स्कूल मायोपिया भी कहते हैं. बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में ही ये स्टार्ट होता है. किसी को
एज सुन एज 4 years of age and it can go up to 18 years of age तक वो बढ़ सकता है नंबर। अब एक 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा खुद इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते कि वो आके बताएं कि मुझे साफ नहीं दिख रहा। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑफ द स्कूल या उनके जो पीयर्स हैं। पीयर्स तो बहुत ही छोटे हो गए बच्चे, खैर मतलब टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैच सर्टन साइंस कि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल। सडनली आपका बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो गया है, वर्क इनकम्प्लीट आ रहा है स्कूल से, तो दिस पेरेंट्स विल ऑल्सो नोटिस एंड टीचर्स विल ऑल्सो नोटिस। सेकेंडली, अगर आप घर में देख रहे हैं कि बच्चा अपना आंखें स्क्वीज करके छोटी करके देखने की कोशिश कर रहा है टीवी, दैट इज़ अनदर साइन। या कुछ हेड टिल्ट आ रहा है, या वो टीवी के बहुत पास जाके कोशिश कर रहा है टीवी देखने की, दैट इज़ अनदर साइन। और योर चाइल्ड इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो गए while studying specially. So these are certain subtle signs जो you have to be vigilant enough कि आप उनको catch करें, and then you must go to an ophthalmologist to get a regular eye checkup. And आजकल schools में भी regular yearly checkups हो रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे ऐसे हम देखते हैं जिनको चश्मे का नंबर होता है। तो कितने टाइम में और किस एज ग्रुप में एक आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए? See, for a child around 4 to 5 years फर्स्ट आई चेकअप हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द एज व्हेन चाइल्ड कैन रीड, या वो पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पिक्चर चार्ट्स भी होते हैं, सो दे कैन आइडेंटिफाई, अल्फाबेट्स बता सकते हैं। सो दैट इज मतलब 2 साल का बच्चे के लिए एक डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस यू सी एनी साइंस, बट 4 to 5 years इज अ गुड एज टू गेट द फर्स्ट चेकअप। तो मान लीजिए 5 साल की उम्र में एक आई चेकअप कराया, उसमें सब ठीक आया, फिर उसे रिपीट कब करना चाहिए? एनुअली। Annually, everybody, I tell all everybody कि एक irrespective of the age कि आपको एनुअल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे आप अपना हर साल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अपनी आंखों को मत इग्नोर करिए, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि आपको सब दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, वी विश दैट एवरीथिंग इज ओके, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। राइट। मोबाइल फ़ोन के नुकसान की हम बात कर रहे थे, ड्राई आइज़ की हमने बात की। बहुत सारे लोग रात में भी नींद नहीं आती है तो बहुत टाइम तक मोबाइल फ़ोन देखते हैं, तब लाइटिंग कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, अंधेरा है, उससे अलग तरह के नुकसान होते हैं? बिल्कुल। बेसिकली आइज़ पे तो होता ही है उसका नेगेटिव इफेक्ट, बट मोर देन दैट इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर स्लीप पैटर्न। क्योंकि देखा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें कुछ कॉम्पोजिशन ब्लू लाइट की भी होती है। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल फिनोमिना कि सनराइज हुआ, आप डे लाइट हुई, उसमें जो ब्लू लाइट है उसका कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सो द बॉडी गेट्स द सिग्नल दैट नाउ द ब्लू इट्स डे टाइम, सो द मेलेटोनिन लेवल्स विल रिड्यूस एंड यू विल बिकम फ्रेश। आपका जो नींद है वो कम हो जाएगी एंड यू विल बी ऑल एक्टिव एंड चर्पी। And as the sun sets, the blue light component goes down, the melatonin levels increase, और आपको नींद आएगी, you would want to sleep and feel little lazy, and you prepare to go off to bed. So this is the normal sleep pattern which is related to your melatonin levels in the body. अब जब रात हो गई, सारा अंधेरा हो गया, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं और आपने अचानक अपनी लाइट ऑन कर ली फ़ोन की, उसमें से फिर ब्लू लाइट आई, तो बॉडी को सिग्नल मिला, ब्रेन को सिग्नल मिला कि ये तो लाइट, ब्लू लाइट अभी भी है, सो मेलेटोनिन लेवल्स विल अगेन रिड्यूस। तो आपका जो स्लीप है वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो ब्रेन को ये सिग्नल मिला कि अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, तो अभी दिस इज़ नो टाइम टू स्लीप। सो दैट टोटली डिस्टर्ब्स योर स्लीप पैटर्न. So this is one of the things which definitely has a negative effect of light on your sleep pattern. And other than that, eyes की बात करें तो इतना कम ब्लू लाइट, उसमें जो परसेंटेज है जो फोन्स में से रेडिएशन आती है, जो लाइट्स की, ब्लू लाइट की इतनी कम है, इट कैन नॉट हार्म योर रेटिना। ये स्टडीज़ में देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ ब्लू लाइट कैन ओनली हार्म द रेटिना. सो दिस इज अगेन अनदर मिथ कि आप ब्लू लाइट ग्लासेस, ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनेंगे तो आपका, यू आर प्रोटेक्टिंग योर रेटिना. दैट्स नॉट ट्रू. अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं है. उसकी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों में है, सपोज़ आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जो आईटी इंडस्ट्री में है या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में है, जिनका बियॉन्ड 6 PM
वर्क आवर्स है, डे में पहनने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपके वर्किंग आवर्स आर बियॉन्ड 6 PM, नाइट शिफ्ट व्हेन द सन सेट्स, आपके नाइट शिफ्ट्स हैं, देन इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट कि वो आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेगा. ओके, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा इट्स अ बिग मिथ कि बच्चों को ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस पहनानी चाहिए एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग देयर, मे बी यू नो फॉर सम इट मे रिड्यूस द फटीग एंड स्ट्रेन, बट अदर देन दैट ऐसा नहीं है कि आपको चश्मे का नंबर नहीं लगेगा या आपका रेटिना बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट इज़ अ जस्ट आई थिंक मार्केटिंग गिमिक. अब उन लोगों की बात करते हैं जो चश्मा लगाना नहीं चाहते, नंबर तो है पर उनको चश्मा कंफर्टेबल नहीं है या ओल्ड फैशन लगता है, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? See, there are no natural ways, as I already mentioned, there are no natural ways to get rid of glasses, but once you turn 18, in girls हम देखते हैं कि 18 years के बाद normally number stable हो जाता है, and boys में around 19 to 20 years में number stable हो जाता है, and if in the last 6 months आपका चश्मे का number नहीं बढ़ा है after this age, then you can definitely go in for रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं, जो चश्मा हटाने की सर्जरीज होती है उनको रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं. देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर अंडरगोइंग दीज सर्जरीज, बट देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन रिमूव द ग्लासेस. द ट्रीटमेंट इज ओनली सर्जिकल. या फिर लेसिक करना. लेसिक, या इट इज़ अ लेजर प्रोसीजर, बट एक्चुअली है तो सर्जरी में ही आता है. इट्स एन इंटरवेंशन बेसिकली. ओके, बहुत मुश्किल है लेसिक करवाना, और एक बार करवा लिया तो कितने टाइम तक चलेगा? नहीं, मुश्किल तो इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो इंजेक्शन इन्वॉल्व. आपको एक नंबिंग ड्रॉप्स डाल के, इट इज़ फेयरली सेफ प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट. मतलब नेक्स्ट फर्स्ट डे थोड़ा सा इरिटेशन, वाटरिंग, ये सब होता है, बट वी गिव मेडिसिन एंड एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ द सिम्टम्स ऑन द फर्स्ट डे. नेक्स्ट डे यू आर 90% ओके. आपको लगेगा भी नहीं कि विद इन 2 weeks की मैंने कुछ कराया भी था. अच्छा, या इट हैज लाइक ड्रास्टिक रिजल्ट्स. इट इज सर्जरी सुन के लोग डर जाते हैं ना, यू कॉल इट अ सर्जरी. बीइंग अ सर्जन, वी आर यूज्ड टू कॉलिंग इट अ सर्जरी, बट यस, इट्स अ लेजर प्रोसीजर डेफिनेटली. ओके, तो अगर लेसिक करवा लिया, कितने साल तक फिर हम संतुष्ट हो सकते हैं कि अब हमें किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं है और हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में हम मेंटेन कर लेंगे? सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपने किस एज में करवाया. अगर आप 20s में हैं और आपने अपना लेसिक करवाया, तो आपके आराम से नेक्स्ट 10 years विल बी वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल, और मे बी नेक्स्ट 20 years ऑल्सो. बट देखा गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year देयर कैन बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ 0.05, जो बहुत ही मिनिमल होता है. बट जो आपका ओरिजिनल चश्मे का नंबर था, डेफिनेटली उतना रिग्रेशन कभी भी नहीं होगा. अगर होगा भी तो मे बी इन द नेक्स्ट 10 years you can get 0.5 number back. But otherwise, अगर आपकी एज, जैसे आप 40 जब आप क्रॉस करते हैं या 40 टच करते हैं, देन आपको पास का चश्मे का नंबर डेफिनेटली लगाना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया. सो दैट इज एन एजिंग प्रोसेस. वो सबको आना ही है, वो तो लगाना ही पड़ता है. वो लगाना ही पड़ेगा. हाँ जी, बिल्कुल. 40 के बाद शायद चश्मे से उतनी दिक्कत हो भी ना लोगों को. हाँ, आप देखते हो आपके आसपास आपकी एज ग्रुप के सभी लगा रहे हैं, एवरीबडी इज यूजिंग, बट आजकल उसके भी सॉल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा, बिल्कुल. तो अगर आप मान लीजिए 40 पार हैं, क्या आप लेसिक के कैंडिडेट नहीं हैं? लेसिक करवा सकते हैं, बट लेसिक जो है इट विल करेक्ट ओनली फॉर डिस्टेंस. मतलब आपका दूर का चश्मे का नंबर तो हट जाएगा, बट पास का फिर भी आपको लगाना पड़ेगा. सो दैट सेटिस्फैक्शन इज नॉट देयर, दैट जस्टिफिकेशन इज नॉट देयर. यू विल नॉट हैव दैट जो कहते हैं ना, ग्लास फ्री, स्पेक्टिकल फ्री लाइफ. वो नहीं आपको मिलेगा, तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं आएगा. फिर हम ये मान लें कि ग्लास फ्री या स्पेक्टिकल फ्री लाइफ जो है वो 20 से 40 उसकी सही उम्र है. बिल्कुल. आई थिंक 20s इज अ वेरी गुड टाइम. So you can enjoy your spectacle free life for the next 20, 30, 20, 25 years. 20, 25 years. Yes. अब हम 40 पार पहुंच ही गए हैं और 40 पार लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, कैटरैक्ट. बिल्कुल. ये क्यों होता है और क्या हर किसी को होना ही होना है कैटरैक्ट? कैटरैक्ट एक तो प्राइमरी कॉजेज हो गए. प्राइमरी हो गया कैटरैक्ट विच इज एज रिलेटेड. बेसिकली इट्स एन एजिंग प्रोसेस. अब मैं सबको बोलती हूँ पेशेंट्स को, वो सब आके पूछते हैं कि हमें क्यों हो गया, कैसे हो गया. सो आई ऑलवेज टेल देम, आपके बाल सफ़ेद हो गए ना, तो कैटरैक्ट भी आएगा ही. कैटरैक्ट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आंख में एक नेचुरल लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आ जाती है.
सो दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं, जैसे बाल सफेद ऐसे काला लेंस सफेद हो रहा है, इट्स ट्रांसपेरेंट, इट्स हाँ। नॉट ब्लैक, इट्स ट्रांसपेरेंट। वो Okay. सफेद हो गया। सो Okay. दिस इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस, किसी को जल्दी किसी को लेट, बट नो नॉर्मली वी सीन नोबडी एस्केप्स, सभी को होगा। सभी को होगा। तो जैसे आपने कहा बाल सफेद हो रहे हैं, उसके लिए तो हेयर कलर आता है। अब कैटरैक्ट आ गया कैटरैक्ट तो के लिए वर्ल्ड वाइड कोई दवाई नहीं बनी है उसका। अगेन आई वुड से इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, बट वो भी आजकल लेज़र से ही होता है काफ़ी हद तक। एंड इवन 90% ऑफ द केसेस वी आर डूइंग विदाउट इंजेक्शन, ओनली विद नंबिंग ड्रॉप्स। सो इट्स अगेन अ फेयरली सेफ प्रोसीजर, वेरी कंफर्टेबल। पेशेंट्स को 15-20 मिनट में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। सो इट्स अ डे केयर प्रोसीजर बेसिकली। अच्छा, किसी को कैटरैक्ट हुआ है उसको कैसे पता चलेगा? कुछ उसको सिम्टम्स होंगे जिससे उसे मालूम होगा? सबसे पहले तो आपका विजन में आपको लगेगा ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा, स्पेशली अगर आप नाइट ड्राइविंग में करते हैं तो फोटोफोबिया, लाइट का चौंध लगना, ग्लेयर, ये सब इश्यूज आ जाते हैं। देन आपके फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, दैट इज़ अनदर साइन, बिकॉज एट दिस एज अबव 40 या 50s में आपका दूर का चश्मे का नंबर नॉर्मली नहीं चेंज होता है, पास का ही होता है। अगर आपका दूर का चश्मे का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज कैटरैक्ट। ओके, तो या तो धुंधला दिखेगा या बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा होगा, या किसी को डबल विजन भी होता है, डिप्लोपिया होता है। अच्छा, एंड स्पेक्स लगा के भी इतना अच्छा नहीं दिखता है। सो दीज आर सर्टन सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट। और ये यूजुअली 40 के बाद होगा? 40 के बाद, मोस्टली 50s 60s, बट आजकल देखा गया है कि इवन अर्ली ऑनसेट भी हो रहा है। 40s में भी हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स को जिनको कैटरैक्ट अर्ली ऑनसेट हो रहा है। उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपका ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल्स आर हाई, सो इट इज डेफिनेटली कनेक्शन है। डेफिनेटली इट्स अ लाइफस्टाइल। अब आप देखो ग्रेइंग ऑफ हेयर कितना जल्दी अर्ली ऑनसेट हो रहा है। सो स्ट्रेस is a major factor. I think for all problems, stress is definitely a big factor. Then secondly, आपका family history, अगर आपके family में early onset है, so that is another factor. And diabetics में देखा गया है कि जल्दी start हो जाता है cataract. So these are certain factors that we consider. आपके परिवार में किसी को चश्मा लगा है या सभी लोगों को ज़्यादातर लगा है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको भी चश्मा लगेगा। कैटरैक्ट है तो वो भी फैमिली हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। अदरवाइज 40-50 के बाद, जैसे डॉक्टर श्रेया बता रही हैं कि कैटरैक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में उसे इग्नोर ना करें। जो धुंधलापन आता है या डबल विजन है या नंबर बढ़ रहा है, जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, इसके बाद फिर वही है कि आपको वो प्रोसीजर कराना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है उसका। यस, डेफिनेटली करवाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करवाना ही पड़ेगा। सो कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल अर्ली कैटरैक्ट होता है, उसके भी स्टेजेस होते हैं। सो अर्ली कैटरैक्ट में ग्रेड्स होते हैं, बेसिकली ग्रेड 1 to 4 होते हैं। ओके, सो इफ इट इज़ ग्रेड 1, पेशेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं वो फील होता या विजन में इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगता, या उनको लगता है कि अभी मैं चश्मे का ही नंबर चेंज करवा लेती हूँ, देन वी टेल देम टू कम ऑन रेगुलर फॉलोअप्स, जैसे 3 monthly या 6 monthly follow-ups, डिपेंडिंग कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द कैटरैक्ट। बट अनदर थिंग इज़ कि आजकल देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे पुराने कंसेप्ट थे कि अभी तो मोतिया जब पूरा पक जाएगा तब करवाना है, क्योंकि पहले तो लेज़र होती नहीं थी, फेको इमल्सिफिकेशन जिस प्रोसीजर को कहते हैं, पहले दैट वाज नॉट देयर। तो पहले टांकों वाला बड़ा इंसिजन कट दे के मोतिया को रिमूव किया जाता था, बेसिकली कॉर्निया पे दिया जाता है। हाँ जी, सो उस पे टांके लगते थे। अच्छा, तो पूरे मोतिये को टोटल पूरा निकाल दिया जाता था। सो नाउ इट इज़ डन थ्रू लेज़र, बहुत ही जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स का इंसिजन होता है, कोई टांके नहीं लगते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा पक जाए तो लेज़र करने में डिफ़िकल्टी होती है, देन द कॉम्प्लिकेशन रेट्स ऑल्सो गो हाई। सो इट इज़ बेटर टू गेट इट डन टाइमली, सो दैट कि वो नौबत ही ना आए कि आपको सूचर्स स्टिचेस वाला करवाना पड़े। कैटरैक्ट हुआ तो दोनों आंखों में होगा, ये ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, एक में ज़्यादा एक में कम होता है, बट डेफिनेटली 100% दोनों में होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड सब पहले हम उसी आंख को करते हैं जिसमें ज़्यादा होता है। इट्स ऑलवेज डन 1 eye at a time। अच्छा, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के जो प्रोसीजर है एक साथ दोनों आंखों में, जैसे लेसिक हो गया, आप दोनों आईज का एक साथ करते हैं, बट कैटरैक्ट का एक बार में एक ही आंख की जाती है। इसका रीज़न?
इसका रीज़न ये है कि बेसिकली सेफ्टी, then we give a minimum, every hospital is following different protocols, but what we follow ki we give a minimum time of 1 week to see ki patient is comfortable, the doctor is confident ki हाँ the result is good, and in a scenario like India जहाँ पे बहुत ज़्यादा dust pollution ये सब issues हैं, so to be on the safer side we like to give a gap of 1 week minimum. ओके कैटरैक्ट का जब कोई प्रोसीजर कराता है मोतियाबिंद का तो अक्सर बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, खाना नहीं बनाना, हीट के पास नहीं जाना, नहाना नहीं है। ये जो बातें हैं इनको कब तक फॉलो करना होता है और इनमें से कितनी बातें असल में लागू होती हैं? नहीं, पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, इनफैक्ट दे डू बियॉन्ड व्हाट वी टेल देम टू डू बिकॉज दे हैव सो मेनी पीयर्स टू टेल देम कि आप ऐसा करिए वैसा करिए. But minimum 1 week. See, that is again, every hospital follows different protocols, but what we are following is minimum 1 week, which mostly everyone is. क्या क्या precautions? 1 week के लिए आपका main precaution जो होता है कि आँख में पानी नहीं जाना चाहिए. तो चेहरा धोना नहीं है. So basically head wash हम मना करते हैं. अगर आपको जो आप नहाएंगे तो वो गर्दन के नीचे के हिस्से में ही नहाना है. आँख में डायरेक्ट वाटर नहीं जाना चाहिए. Then we tell them to take rest and on the day of the surgery, and next day से थोड़ा बहुत टीवी देखना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको गैस के पास जाना है थोड़ा बहुत कुकिंग कर सकते हैं फ्रॉम 3rd और 4th डे. एंड इफ़ यू आर गोइंग आउटडोर्स, आप बाहर जा रहे हैं तो काला चश्मा लगा लें ताकि धूल मिट्टी आँख में ना घुसे और सनलाइट से भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाए. बट इफ़ यू आर इंडोर्स तो देर इज़ नो नीड टू वेयर डार्क गॉगल्स. आप नॉर्मल लाइट में बैठ सकते हैं. दिस इज अगेन अ बिग मिथ कि अंधेरे में बैठना है, लाइट को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. बहुत बड़ा मिथ है. ट्यूबलाइट जला सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत लोग अंधेरे में बहुत लोग बैठते हैं. बट दीज आर ऑल ओल्ड कंसेप्ट्स. अब उसकी ज़रूरत. अब उसकी. एंड एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि विंटर्स में करवाना है, समर्स में नहीं करवाना, कि व्हाट इज़ द राइट वेदर. हाँ, सी बेसिकली अगेन आई विल कम टू दैट सेम पॉइंट कि पहले टांके लगते थे तो टांकों के पकने का, इन्फेक्शन होने का चांसेस होता था बिकॉज ऑफ स्वेट, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. बट अब ऐसा 99.99% केसेस में हम कोई स्टिचेस या सूचर्स नहीं लगाते हैं. तो वो उसमें वो लागू ही नहीं होता कि आपके टांके पक जाएंगे. फिर भी आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या प्रैक्टिस देखती हैं? लोग कैटरैक्ट कराने सर्दियों में ज़्यादा आते होंगे. डेफिनेटली अभी भी वही फॉलो होता है. इन स्पाइट ऑफ अस टेलिंग देम दैट इट डज नॉट मैटर, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट स्टिल मोस्टली देखा गया है कि विंटर्स में ही ज़्यादा करवाते हैं. विंटर्स में ही ज़्यादा. Yes, अभी भी अभी इतना भी. बताने के बाद भी. इतना बताने के बाद भी हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके मिथ्स हैं कैटरैक्ट और उससे जुड़े हुए प्रोसीजर्स को लेकर वो दूर हों. आप किसी भी मौसम में, क्योंकि अब प्रोसीजर लेज़र है, टाँके नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो किसी भी मौसम में सेफली कराया जा सकता है. और उसके अलावा आई एम श्योर जिन डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो भी आपकी भलाई को देखते हुए ही दिन और टाइम को चूज़ करेंगे. जो हम जिस मोतियाबिंद की हम बात कर रहे हैं वो उसे सफ़ेद मोतिया कहते हैं. हाँ जी. तो क्या मोतियाबिंद अलग अलग तरह के होते हैं? एक होता है काला मोतिया, एक होता है सफ़ेद मोतिया. जी. सो देयर इज़ अनदर बिग फियर फैक्टर रिलेटेड टू दिस टर्म मोतिया. जैसे ही आप पेशेंट को बोलते हैं कि आपको मोतियाबिंद है तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि काला मोतिया तो नहीं है. सो काला मोतिया इज सेम एज ग्लोकोमा. नाउ व्हाट इज ग्लोकोमा? इट इज़ अ डिजीज. जो सफ़ेद मोतिया है जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं वो कोई बीमारी नहीं है. इट इज़ एन एजिंग प्रोसेस. इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना विच हैज़ टू हैपन टू एवरीवन. बट काला मोतिया इज़ अ डिजीज ऑफ द आई. सो बट उसको लेके भी बहुत ज़्यादा फियर्स हैं. मैं ये कहूँगी कि उसमें इतना घबराने की बात नहीं है बिकॉज आजकल इतनी ज़्यादा ड्रॉप्स आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं टू कंट्रोल दैट. एंड इसमें द की इन कंट्रोलिंग ग्लोकोमा एंड टू हैव गुड प्रोग्नोसिस, द की इज़ रेगुलर चेकअप्स. मतलब आप अपना 6 मंथली या जब भी आपको आपके डॉक्टर बुलाते हैं उस पे रेगुलर फॉलोअप्स पे आना बहुत ज़रूरी है. क्यों होता है काला मोतिया और उसे लेकर इतना डर है क्यों? काला मोतिया बेसिकली जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही एक आँख का प्रेशर होता है, आँख के अंदर का. उसको कहते हैं इंट्राओक्युलर प्रेशर. सो व्हेन दैट प्रेशर राइजेस, जब वो बढ़ जाता है तो आपकी जो आँख की नस है उस पे प्रेशर आएगा. अब जब नस पे प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली कुछ सेल्स का डैमेज होता है विच कॉजेज सम ब्लरिंग ऑफ विजन. अब इसमें कैच ये है कि
एक हमारा सेंट्रल विजन होता है जो हम सामने देख रहे हैं, एक होता है हमारा पेरिफेरल विजन, जैसे अगर आप सामने देख रहे हो आपको साइड का भी दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल या फिर फील्ड विजन। सो ग्लोकोमा जो कि काला मोतिया है उसमें ये फील्ड विजन कम होती है, धीरे धीरे धीरे, इट्स लाइक अ साइलेंट किलर। तो सो पेशेंट्स डोंट रियलाइज। तो जो आपको आसपास का दिख रहा है पहले वो धुंधला पहले वो कम होता है, इट्स लाइक स्लोली स्लोली इट गोज लाइक दिस। सो काफ़ी बार किसी पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरी ये साइड विजन कम हो रही है, इसलिए रेगुलर चेकअप्स आफ्टर द एज ऑफ 40 जब ग्लोकोमा का प्रेवलेंस ज़्यादा है इज़ एसेंशियल, बिकॉज बहुत बार ये चांस फाइंडिंग होती है, किसी के आई प्रेशर्स बड़े होते हैं उनको पता ही नहीं लगता, दे आर जस्ट एसिम्प्टोमेटिक एंड मूविंग अराउंड नॉर्मली एंड दे थिंक कि हमें तो सब नॉर्मल दिख रहा है, हमें कोई इशू नहीं है। बट अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें और टाइमली ट्रीट करें तो आगे जाके विजन लॉस बहुत कम होता है, सो वी कैन कंट्रोल इट इन अ वेरी गुड वे। क्या काला मोतिया का इलाज बहुत मुश्किल है इसलिए लोग डरते हैं, या सक्सेस रेट कम है? क्यों लोग काला मोतिया को लेकर इतना डरते हैं? एक्चुअली पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम्स में इतना डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं थे काले मोतिये के। अब तो बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक एंड ईजियर वेज ऑफ डायग्नोजिंग काला मोतिया ग्लोकोमा आ गए हैं, तो इसलिए उसका कंट्रोल करना बेटर हो गया है। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था एंड पेशेंट्स वर डायग्नोज एट वेरी लेट स्टेज, क्योंकि एक बार आपका नर्व में जो डैमेज हो गया उसको रिवाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। सो द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कि जितना अभी प्रेजेंट है वो आगे प्रोग्रेस ना करे, हमें उसको वहीं पे रोक देना है। तो जितना जल्दी पकड़ा जाए और रेगुलर फॉलोअप्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। चश्मे से बचना हो, कैटरैक्ट को थोड़ा डिले करना हो, गाजर खाना शुरू कर दे, आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी? दिस इज अनदर बिग मिथ। नहीं खानी चाहिए गाजर? नहीं, गाजर बिल्कुल खानी चाहिए। इट इज़ रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द रेटिना। जो हमारे आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना में, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बट ये नहीं है कि आप रोज़ इतनी गाजर खाएं कि हमारे बच्चे का चश्मे का नंबर हट जाएगा, तो ऐसा दूर दूर तक नहीं होने वाला। सो यू शुड टेक इट ईजी, बट येस गुड डाइट डज प्ले अ रोल इन गुड आई हेल्थ। तो क्या खाएं कि आपके पास चश्मे का नंबर है तो लगाना ही पड़ेगा? क्या खाएं कि आपके पास देर से आए? बेसिकली डाइट्स रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, या आजकल फ्लैक्स सीड्स आती हैं। सो आई ऑलवेज टेल टू इनकलकेट फ्लैक्स सीड्स इन योर डाइट। आप उसको सैलेड में या फ्लैक्सीड ऑयल के फॉर्म में भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट ल्यूटिन्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल आजकल देखा गया है, स्पेशली फॉर द रेटिनल फंक्शनल। आप अगर कोई सप्लीमेंट भी लेंगे विच इज़ फॉर आईज, उसमें ल्यूटिन ज़रूर होता है। सो ल्यूटिन्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, इन सब में। सो यू शुड हैव दोज। एंड विटामिन ए रिच फूड्स हो गए, एंड एज आई सेड हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। पानी पीना ज़रूरी है। पानी पीना ज़रूरी है। ओके डॉक्टर श्रेया, फीमेल्स के लिए ख़ासतौर पर क्या कुछ अलग से उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स मेकअप भी लगाती हैं आँखों में, क्या उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर ऑल विमेन आउट देयर इज़ दैट आप अपना मेकअप लगा के, स्पेशली आई मेकअप लगा के कभी मत सोइए। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना आई मेकअप रिमूव कर रहे हैं प्रॉपरली, कम्प्लीटली, बिकॉज यू नो ऑल दीज मेकअप्स आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो एक केमिकल ही है। सो इट कैन कॉज रिएक्शन इन योर आइज। और जो हमारी ये जो वाटर लाइन होती है, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। सो दीज मेकअप प्रोडक्ट्स, अगर आप रोज़ काजल लगा रहे हैं या कुछ भी लाइनर लगा रहे हैं, तो दे कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ दीज ग्लैंड्स, जिसकी वजह से इरिटेशन एंड ड्राइनेस के सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। एंड ऑलवेज चेक फॉर एक्सपायरी डेट्स ऑफ योर मेकअप प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी भी कुछ शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप उसके बियॉन्ड यूज़ करेंगे, देयर कैन बी सम एलर्जिक रिएक्शंस और देयर कैन बी सम इन्फेक्शंस ऑल्सो। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप अपना काजल, पेंसिल वगैरह शेयर करते हैं। सो नेवर शेयर, ऑलवेज रिमूव योर आई मेकअप एंड नेवर यूज बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट टिप फ्रॉम मी फॉर ऑल द women. ओके होली के दौरान हम देखते हैं कलर्स खेले जाते हैं, बलून्स, पानी, इनका यूज होता है। उस दौरान अपनी आंखों को कैसे बचाना चाहिए?
See, again, now Holi is a festival of colors, and everybody is, always waiting for that special festival and special day. But it's always safety comes first, I would say. तो अगर आप देखें तो कलर्स भी क्या हैं, केमिकल्स ही हैं. और किस टाइप के इनमें केमिकल्स हैं. आजकल क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनिक कलर्स हैं, बट यू नेवर नो. एंड जो पक्के का रंग होते हैं जो देखते हैं हम मार्केट में मिलते हैं, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं. सो इफ़ दे एंटर योर आई, दे कैन डेफिनेटली हैव अ हार्मफुल इफेक्ट. आपकी काली पुतली को छील भी सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं. सो इमीडिएटली यू शुड वॉश योर आईज अगर ऐसा कुछ होता है, एंड विजिट एन आई डॉक्टर अगर आपको सिम्टम्स नहीं रिलीफ होते. बट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ प्रोटेक्टिव आई वेयर ज़रूर पहनना चाहिए. एंड बलून्स आर वेरी डेंजरस. अगर आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट बलून का आई पे आ गया, इट कैन डैमेज अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द आई, स्पेशली रेटिना में उसका अगर इम्पैक्ट आ गया तो रेटिनल डिटैचमेंट जो कहते हैं, पर्दा जो अपनी जगह से हट जाता है, उतना भी ये गंभीर हो सकता है. सो यस, डेफिनेटली. सो उसके लिए आपको बिल्कुल अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि किसी के फेस की तरफ डायरेक्टली बलून ना फेंके, और अगर कम से कम यूज़ किया जाए तो ही बेटर है. सो हैव अ सेफ होली, आई वुड से टू एवरीवन. सेफ्टी इज ऑलवेज. आप होली खेलती हैं, ध्यान रखती हैं? बिल्कुल. होली यूज्ड टू बी इन फैक्ट माय फेवरेट फेस्टिवल, इवन मोर देन दिवाली. आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड. बट येस, नाउ वी नो. एज अ चाइल्ड आपको नहीं पता होता, बट आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, एंड बीइंग एन आई डॉक्टर अब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. So, but we should make our kids understand कि there is a certain limit and what is safe and what is not safe. पानी की बात आई है, गुलाब जल डालने से फायदा होता है आंखों को? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट नुकसान हो सकता है. वी नेवर रेकमेंड गुलाब जल. बहुत लोग डालते हैं, तो हम तो उनको वहीं पे रोक देते हैं जितना हमें पता लगता है जब डालते हैं. बिकॉज गुलाब जल में क्या कॉम्पोजिशन है, क्या केमिकल ऐड किया गया है, वेदर इट्स नेचुरल और नॉट, स्टेराइल कंडीशंस में बनाया गया है कि नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलाई अपॉन, और उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कैसी कंडीशंस में उसको प्रिपेयर किया गया है. सो इट्स डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट हैविंग एनी पॉजिटिव इफेक्ट इन योर आईज. जो लोग ड्राई आईज के लिए लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, उसका कोई नियम है कि कितनी बार आई ड्रॉप्स डालनी चाहिए आँखों में? सी, टू बिगिन विद अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो टू बिगिन विद डालनी चाहिए. बट कुछ डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ड्राइनेस. अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग ले रहे हैं, आप थोड़े दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं. यू कैन यूज लुब्रिकेंट्स. एंड अगर आपको लग रहा है उससे नहीं फ़ायदा हो रहा है, देन यू मस्ट विजिट एन आई डॉक्टर. देन देर आर सर्टन टेस्ट्स दैट वी डू. आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है ड्राई आई के टेस्ट्स में भी, जिसमें हमें पता लग जाता है कि विच लेयर ऑफ द टीयर्स, बेसिकली जो हमारे टीयर्स हैं उनमें 3 लेयर्स होती हैं, तो उसकी कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं. एंड इवन इन दैट टेस्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनमें कोई ब्लॉकेजेस हैं या कोई लॉसेस हैं, वो सब भी उन टेस्ट में पता लगता है, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रीट. आप मिथ्स क्लियर कर रही हैं, तो मैं एक सवाल ये भी पूछती हूँ. बच्चों को सर दर्द होता है तो माँ बाप मानते हैं कि इसको चश्मा लग गया या इसकी आंखें खराब हो गई हैं. क्या ये दोनों कनेक्शन एकदम सही बैठते हैं? टू अ सर्टन एक्सटेंट येस. चश्मे का नंबर स्पेशली बच्चों में इज़ अ बिग फैक्टर फॉर कॉजिंग हेडेक्स. स्पेशली अगर किसी को सिलिंड्रिकल नंबर है, जो मैंने पहले भी बताया कि सिलिंड्रिकल नंबर होता है जो एक एक्सिस पे होता है. तो अगर आप वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल नंबर, उससे हेडेक डेफिनेटली हो सकता है, स्पेशली अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उस टाइम पे. सेकेंडली, अगर बच्चा चश्मा लगा रहा है और पावर ठीक नहीं बना है, कभी कभी ये भी होता है कि आपका चश्मे का नंबर ठीक नहीं बना है, या सिलिंड्रिकल की एक्सिस ठीक नहीं है, वो गलत बनी है, तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ हेडेक. क्योंकि काफ़ी बार पेरेंट्स दे टेक देयर किड्स टू एन ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिकल शॉप पे जाके चेकअप करवा लिया, वहाँ से बनवा लिया. प्रॉपर आई चेकअप फ्रॉम अ आई डॉक्टर नहीं होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच नीड टू बी टेस्टेड. क्योंकि हमारे पास अगर एक बच्चा आएगा तो हम वील थरली चेक एवरीथिंग. हमारे यहाँ बच्चों का रेटिना, एवरीथिंग वी चेक. ओके, तो गलत दुकान पर ना जाएं, पहले तो सही पता देखें. हो सकता है आपका चश्मा ही गलत बना हो और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही हो. ऐसे लोग आते हैं आपके पास ख़राब चश्मा लेकर? कभी कभी होता है कि चश्मा नहीं ठीक बना, या
कुछ बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे या अंडर करेक्शन दिया हुआ है या ओवर करेक्शन दिया हुआ है, उससे हेडेक हो जाएगा, या सिलिंड्रिकल पावर नहीं ठीक, एक्सिस जैसे मैंने बताया दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपका एक्सिस नहीं ठीक है तो उसमें हेडेक होने के चांसेस। आखिरी में बहुत सारे लोग आंखों को ठंडक देने के लिए बहुत बार पानी से उसको धोते हैं। हाँ जी, ये प्रैक्टिस कैसी है? वंस इन अ डे, वंस यू गेट अप इन द मॉर्निंग, 1-2 बार कर लिया, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप करेंगे तो उससे रादर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बिकॉज व्हेन यू स्प्लैश वाटर इन योर आइज़ तो वो जो हमारे आइज़ में एक नेचुरल टीयर्स है उसको भी वॉश ऑफ कर देता है एंड दैट इंक्रीजेज द ड्राइनेस। सो इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। तो पानी जितना ज़्यादा पिएं और जितना कम आंखों तक लेकर जाएं, दोनों के बीच में संतुलन बना के रखें तो आपको फ़ायदा होगा। आई एम श्योर बहुत सारे मिथ्स आज हमारे व्यूअर्स के क्लियर हुए होंगे। जो मिथ्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि आपके पास लोग देर से आएँ आपका पॉडकास्ट सुने और अपनी आंखों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।